नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। 3 मई के बाद भी स्कूल, मॉल, सार्वजनिक परिवहन रह सकते हैं बंद। सीएम की बैठक के बाद मिले संकेत। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 3 मई तक लागू लॉकडाउन के बाद भी शिक्षण संस्थान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन के बंद रहने की संभावना है। इसका संकेत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 3 घंटे तक चली बैठक में भी मिला। एक अधिकारी ने बताया कि ग्रीन जोन के जिलों में सीमित संख्या में निजी वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन रेलगाड़ियों और हवाई सेवाओं की बहाली की हाल फिलहाल कोई संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बात की संभावना है कि मई के मध्य में कुछ स्थानों के लिए सीमित आधार पर रेल और हवाई सेवा शुरू की जा सकती है, लेकिन यह कोविड-19 के हालात पर निर्भर करेगा। अधिकारी ने बताया कि स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक परिवहन पर रोक आगे भी जारी रहने की संभावना है। 3 मई के बाद भी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम में लोगों के इकट्ठे होने पर रोक जारी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन से इकोनॉमी को होगा 10 लाख करोड़ का नुकसान, हर व्यक्ति को औसतन 7,000 रुपए की चोट। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने यह अनुमान लगाया है। क्रिसिल ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में भी काफी कटौती कर दी है। क्रिसिल ने ग्रोथ अनुमान घटाया। क्रिसिल ने भारत की वित्त वर्ष 2020-21 की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को करीब आधा कम करते हुए 1.8% कर दिया। एजेंसी ने कहा है कि कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से औसतन यह नुकसान करीब 7,000 रुपए तक होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार क्रिसिल ने कहा है कि सरकारी सहयोग में जबरदस्त वृद्धि होनी चाहिए। एजेंसी ने इससे पहले चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 6% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया था, जिसे मार्च अंत में घटाकर 3.5% और अब 1.8% पर ला दिया गया है। गौरतलब है कि लगभग सभी रेटिंग एजेंसियों ने कोरोना की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ अनुमान में भारी कटौती की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा था कि साल 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में ग्रोथ की दर 1.9% के करीब रह सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सफोर्ड से जुड़ी भारतीय कंपनी का कहना, कोरोना वायरस की वैक्सीन सितंबर तक आने की संभावना, जाने कितनी हो सकती है कीमत। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता ने एनडीटीवी को बताया कि मार्केट में जल्द से जल्द कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन सितंबर के आखिर तक उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कीमत लगभग 1,000 रुपए होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदर पूनावाला ने एनडीटीवी से कहा, हमने मई के अंत तक मैन्युफैक्चरिंग पर काम शुरू कर दिया है और अगर सितंबर या अक्टूबर तक ट्रायल खत्म हो जाता है तो हमारे पास एक उत्पाद होगा जो हम भारत और दुनिया को दे सकते हैं। भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट यूके और अमेरिका में वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि वैश्विक महामारी के लिए एक वैक्सीन का निर्माण किया जा सके। कोविड-19 की वजह से 30 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए और 2,11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ज्यादातर वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन मार्केट में आने की संभावना 2 साल या कम से कम 18 महीने लग जाएंगे। न्यूनतम समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर अदर पूनावाला ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के साथ जुड़ने से पहले वे भी महामारी को लेकर लंबे अंतराल की संभावना रख रहे थे। उन्होंने एनडीटीवी से कहा, हमने खुद कहा था कि कोडेंजिक्स और अन्य अमेरिकी साझेदारों के साथ वैक्सीन का प्रोडक्शन 2021 तक होगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह यह था कि लगभग 1 सप्ताह पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने के बाद हमने बहुत प्रगति की है और वैक्सीन की प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए इंसानों में प्रवेश कर लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से जंग में जमातियों के साथ दर्जन भर तबलीगी के लोगों ने किया प्लाज्मा दान, 300 हैं देने को तैयार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस कहर के बीच तबलीगी जमात अब भी सुर्खियों में बना हुआ है। तबलीगी जमात से जुड़े 300 से ज्यादा मरीजों ने ठीक होने के बाद प्लाज्मा दान करने की इच्छा जताई है। वहीं रविवार और सोमवार को 12 जमातियों ने अपना प्लाज्मा भी दान किया। दरअसल कोरोना के ज्यादातर मामलों के लिए जिम्मेवार माने जाने वाले तबलीगी जमात की काफी आलोचना हुई थी, मगर अब जिस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग में आगे बढ़कर आए हैं वह सराहनीय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की थी कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीज अपना प्लाज्मा दान करें। इसके बाद सुल्तानपुरी सेंटर में कोरोना से ठीक हो
चुके जमात के 4 सदस्यों ने अपना प्लाज्मा दान किया। वहीं कई अन्य केंद्रों पर भी जमातियों ने प्लाज्मा दिया है। सूत्रों की माने तो ठीक हो चुके 300 से ज्यादा तबलीगी जमात के सदस्यों ने प्लाज्मा देने के लिए दिल्ली सरकार के सहमति फॉर्म पर दस्तखत किए हैं। नरेला सेंटर में 190, सुल्तानपुरी सेंटर में 51 और मंगोलपुरी सेंटर में 42 तबलीगी अपना प्लाज्मा दान करेंगे। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज कर रहा है। तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना साद ने भी ठीक हो चुके तबलीगी जमात के लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, कोटा से छात्रों को वापस बिहार लाने की व्यवस्था कैसे होगी। अब 5 मई को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, कोटा व अन्य राज्यों में लॉकडाउन में फंसे बिहार के छात्रों की घर वापसी के मामले पर सुनवाई 5 मई तक टल गई है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत दी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर जवाब तलब किया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को वहां फंसे छात्रों को सभी संभव मदद करने को कहा। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में बाहर से आए मजदूरों की वापसी से संबंधित मामला सुनवाई के लिए लंबित है, इसलिए केंद्र सरकार ने इस मामले पर जवाब देने के लिए पटना हाईकोर्ट से 1 सप्ताह की मोहलत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने की मांग, कहा कोरोना ड्यूटी में लगे हर तरह के स्टाफ को तत्काल पीपीई किट दी जाए और नियमित हो जांच। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए देश को 3 मई तक के लिए लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मांग की है कि कोरोना के खिलाफ ड्यूटी में लगे स्टाफ को पीपीई किट मुहैया करवाई जाए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कोरोना ड्यूटी में लगे उन हर तरह के स्टाफ को तत्काल पीपीई दी जाए जिनका लोगों से ज्यादा संपर्क होता है, जैसे सभी स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, आपूर्ति सेवा में लगे ड्राइवर और राशन डीलर। इनकी नियमित जांच भी होनी चाहिए। इससे पहले अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलकर कहा था कि चीन से आयातित रैपिड टेस्ट किट को बिना गुणवत्ता की जांच किए प्रयोग में लाना जनता के साथ धोखा है। अब टेस्ट स्थगित करने वाली आईसीएमआर को इस विषय पर पहले ही चेतावनी देनी चाहिए थी। इतनी बड़ी लापरवाही पर सरकार तुरंत स्पष्टीकरण देकर बताए कि पहले जो जांच हुई है उनके परिणाम कितने सटीक थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन, कोटा में फंसे करीब 2000 छात्रों को लाने के लिए 100 बसें भेजेगी महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार, सभी होंगे क्वारंटाइन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में फंसे लगभग 2000 छात्रों को वापस लाने के लिए वहां 100 बसों को भेजने का फैसला किया है। परब ने सोमवार देर रात कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को अगले 2 दिनों में कोटा भेजा जाएगा। विभिन्न प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए महाराष्ट्र के छात्र कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। परब ने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने कोटा गए छात्रों को वापस लाने का फैसला किया है। हम इसके लिए धुले जिले से करीब 100 बसें कोटा भेजेंगे। मंत्री ने कहा कि छात्रों को पहले मध्य प्रदेश की सीमा से सटे महाराष्ट्र के धुले जिले में लाया जाएगा और फिर राज्य परिवहन की बसों द्वारा उन्हें उनके मूल स्थानों पर भेजा जाएगा। एमएसआरटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के साथ आधिकारिक बातचीत पहले ही हो चुकी है, क्योंकि बसें इन दोनों राज्यों से होकर गुजरेंगी। महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वापसी पर छात्रों और उनके माता पिता को चिकित्सा जांच से गुजरना होगा, फिर उन्हें 14 दिन के पृथकवास में भेजा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस संकेत के बाद छात्रों को वापस लाने का फैसला किया कि कुछ प्रमुख शहरों में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, जहां कोरोना वायरस महामारी की स्थिति अभी नियंत्रित नहीं हो पाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आपदा के समय भी कमा रहे लाभ, राहुल की मांग, मुनाफाखोरों पर हो कार्रवाई। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है। इसके लिए बड़ी तादाद में टेस्टिंग किट की भी आवश्यकता है। ऐसे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को जो रैपिड टेस्टिंग किट बेची गई वह महंगी थी, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मसले पर अब सरकार से सवाल किया है। सोमवार को राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर लिखा कि जब समूचा देश कोरोना वायरस आपदा से लड़ रहा है, तब भी कुछ लोग लाभ कमाने से नहीं चूकते। इस भ्रष्ट मानसिकता पर शर्म आती है, घिन आती है। जानकारी के अनुसार चीन से आयातित कोरोना रैपिड टेस्ट किट को लेकर इसके वितरक और आयातक के बीच विवाद सामने आया, जिसके बाद ये पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया था, जिसके बाद
दामों को लेकर खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि जो किट चीन से लाई जा रही है उसकी कीमत 245 रुपए है, लेकिन आयातक के जरिए इस किट को ICMR को 600 रुपए में बेचा जा रहा है, लगभग 145% लाभ के साथ। यही मामला जब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने इस दाम को 400 रुपए करने का फैसला सुनाया। इस दाम के साथ भी करीब 61% का लाभ बैठता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र और कुछ राज्यों से नाराज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के आगे कानून के पन्ने पढ़ डाले। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हर राज्य के मुख्यमंत्री अपनी अपनी तैयारी करके आते हैं। सबकी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ सुझाव होते हैं, लेकिन सोमवार को कोरोना वायरस ने लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जब कुछ बोलने का मौका आया तो उन्होंने आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया। शुरू में तो कुछ लोग समझ नहीं पाए, लेकिन नीतीश कुमार कोटा से छात्रों को या अन्य जगहों से मजदूरों को लाने के मामले में साफ साफ नाराजगी जाहिर कर दी। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि आप देख लीजिए, एक्ट में एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्ति और ना ही वाहन जाने का प्रावधान है, इसलिए हम इसका पूरा पालन कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर केंद्र चाहे तो एक समान नीति बना दे और उन्हें अपने लोगों को वापस लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतीश ने कहा कि उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो बस भेजे। साथ केंद्र से सभी लोगों की मेडिकल जांच कराने का भी आग्रह किया। नीतीश के रुख से साफ है कि जैसा कुछ राज्य अपने तरफ से बस भेजकर छात्रों को वापस बुला रहे हैं उससे वो खुश नहीं हैं। दूसरा, वो केंद्र से इस संबंध में एक समान नीति बनाने का आग्रह कर ये भी संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे हों या प्रवासी मजदूर अगर वो फंसे हैं तो केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि लॉकडाउन के बारे में नीतीश ने केंद्र को समर्थन देते हुए कहा कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो उनके साथ हैं, लेकिन आर्थिक कामकाज शुरू होना चाहिए और राज्य में जो कुछ कामकाज शुरू हुआ है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। साथ साथ यह भी कहा कि कैसे पूरे राज्य में घर घर स्क्रीनिंग के काम शुरू होने के बाद नए मरीज सामने आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना फंड में यूपी के बीजेपी विधायक ने दिए थे 25 लाख, अब वापस मांगे पैसे। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की गोपा मऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी विधायक निधि से कोरोना फंड में 25 लाख रुपए दिए थे। अब वह इन पैसों को वापस मांग रहे हैं। इस संबंध में विधायक ने हरदोई जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा है और कहा कि उनके दिए गए पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसके चलते उनकी विधायक निधि का पैसा वापस किया जाए। विधायक श्याम प्रकाश ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा दी गई विधायक निधि का कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बार बार कहने पर भी प्रशासन द्वारा पैसों का कोई हिसाब भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में विधायक ने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में निर्गत की विधायक निधि की राशि को तत्काल वापस उनकी निधि के खाते में भेजा जाए ताकि इसका इस्तेमाल जनहित के अन्य कार्यों में किया जा सके। बता दें कि हरदोई जिले में सबसे पहले गोपा मऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कोरोना संकट के लिए अपनी विकास निधि से 25 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ भुखमरी की कगार पर पहुंचे सैकड़ों मजदूर ने किया रोड जाम। जी हां दोस्तों, जिले के कासिमपुर पावर हाउस में मजदूरी कर रहे प्रवासी मजदूरों के परिवार लॉकडाउन के चलते भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। बता दें कि पावर हाउस में 4 राज्यों के 2500 से ज्यादा मजदूरों के परिवार करते हैं। काम बंद होने की वजह से कंपनी के मालिक भुगतान नहीं कर रहे हैं। मुसीबत की घड़ी में कंपनी मालिक की बेरुखी से दुखी मजदूर घर वापस जाने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर सोमवार को मजदूरों ने रोड भी जाम कर दिया। हालांकि अधिकारियों के काफी समझाने के बाद मजदूरों ने जाम खोला। दरअसल बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के सैकड़ों मजदूर परिवार और बच्चों के साथ मजदूरी करने के लिए अलीगढ़ कासिमपुर पावर हाउस में बन रही नई यूनिट में आए थे। अचानक कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन हो गया और मजदूर लॉकडाउन में फंस गए। मजदूरों में मजदूरों की पत्नी के अलावा छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी राहत की जो बात कर रहे हैं वह पूरी तरीके से खाली होती नजर आ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र MLC के लिए कैबिनेट ने राज्यपाल के पास दूसरी बार भेजा उद्धव का नाम। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य के MLC के लिए राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री
उद्धव ठाकरे के नाम की सिफारिश करने का फैसला किया गया। कैबिनेट द्वारा सर्वसम्मति से भेजी गई यह दूसरी सिफारिश है। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने की। बता दें कि भाजपा उद्धव ठाकरे को एमएलसी मनोनीत करने के खिलाफ रही है। भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि उद्धव को एमएलसी बनाने के पीछे कई कानूनी अड़चने हैं। इस पर शिवसेना ने कहा था कि यह सिफारिश संविधान सम्मत है। महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में ऐसा हुआ है। 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी समय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री को 6 महीने के अंदर विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक है। आगामी 27 मई को उद्धव को मुख्यमंत्री बने 6 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन वे अभी तक किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाए हैं। मौजूदा समय में कोरोना महामारी के चलते चुनाव आयोग ने अनिश्चित काल के लिए सभी तरह के चुनाव रद्द कर दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र में राजनीतिक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।